जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी एनसीसी व्यापम पर। दोस्तों, मैं एकलव्य साहू आज आप लोगों के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। तो जो टॉपिक है दोस्तों वो है आज का मौर्य साम्राज्य के बारे में। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, मौर्य साम्राज्य है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य वंश की स्थापना किए थे उससे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकर आया है जो को आगामी भर्ती सीजीपीएससी प्री एग्जाम और एसआई भर्ती परीक्षा, पुलिस आरक्षक और साथ में व्यापम के द्वारा जितने भी आयोजित होने वाले आगामी भर्ती परीक्षा है उनमें ये क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इतने मेहनत से हम लोग बनाते हैं और इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाए तो चलिए बिना किसी देरी के पहला प्रश्न की ओर है वो देखते हैं। यहाँ पर ये जितने सारे क्वेश्चन है दोस्तों वो प्रीवियस ईयर एग्जाम का जो एग्जाम हुए हैं उसमें से लिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको व्यापम के द्वारा पीएससी के द्वारा लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर आजीवक धर्म? तो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य है दोस्तों, उसके जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने क्या है मौर्य साम्राज्य की क्या है स्थापना है वो किया था। जो पद्मानंद के पुत्र थे दोस्तों घनानंद, उनको उनके हत्या करने के बाद है मौर्य वंश की स्थापना है इनके द्वारा है वो किए गए थे। साथ में उसके बाद जो यहाँ पर पूछा गया है तो बिंदुसार है ना, बिंदुसार है ये कौन से धर्म के अनुयायी थे ये पूछा गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आजीवक धर्म को जो मौर्य सम्राट थे बिंदुसार वो आजीवक धर्म को मानने वाले थे दोस्तों। जो आजीवक धर्म है इसके संस्थापक दोस्तों मोखली थे दोस्तों। कौन है दोस्तों? मोखली इसके संस्थापक थे, है ना। जो आजीवक धर्म है उसके संस्थापक मोखली है वो थे। जो मोखली इसके जो पुत्र थे गोसाल, है ना, मोखली के जो पुत्र थे गोसाल वो क्या थे इस धर्म की जो है उसको स्थापित है वो किए थे आजीवक धर्म को। मोखली पुत्र गोसाल है उनके द्वारा है क्या है आपका जो आजीवक धर्म है उसकी स्थापना है वो किए गए थे। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है दोस्तों, मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी या फिर उज्जैन? तो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य जब यहाँ पर शासन करा था दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं है ना मौर्य काल, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था जो शिक्षा का केंद्र था वो कौन सा था? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तक्षशिला। मौर्य काल में दोस्तों जो शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था दोस्तों तक्षशिला था, है ना, जिसको हम लोग ये कहाँ पर है दोस्तों? वर्तमान में ये पेशावर में है दोस्तों। कहाँ पर है? पेशावर में, है ना। पेशावर जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहां पर ये जो तक्षशिला है उस टाइम है जब अखंड भारत था तब ये पेशावर ही था। अभी वर्तमान में इसको पेशावर के नाम से जानते हैं, प्राचीन भारत में इसको तक्षशिला के नाम से जानते हैं। वहीं पर ही क्या है जी यहाँ पर होता था, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का कार्य है वहीं पर किया जाता था। साथ में यहाँ पर दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र है वो रहा था। जब गुप्त काल आया, मौर्य साम्राज्य के पतन होने के बाद जब गुप्त साम्राज्य आया तब वहाँ पर है जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। तो दोनों को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरा नंबर का, इनमें से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? कुणाल, दशरथ, बृहद्रथ या फिर संप्रति? तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है? तो आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों वो बृहद्रथ था। इसकी हत्या किसने किया था दोस्तों? ब्राह्मण सेनापति थे पुष्यमित्र, है ना। पुष्यमित्र है उनके द्वारा क्या है जो बृहद्रथ है उसकी हत्या करने के बाद है इनका जो मौर्य वंश है उसको पतन है वो कर दिया गया था। और इन्होंने पुष्यमित्र के है उन्होंने हत्या करने के बाद अपना जो वंश है उनको आगे बढ़ाया। इन्हें कौन सा वंश का दोस्तों? शुंग वंश के क्या है आगे बढ़ाया। शुंग वंश के नाम से इन्होंने शासन है वो किया यहाँ पर जो मगध है वहां पर। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चौथा नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो कौन कौन से जो न्यायालय है दोस्तों वो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के रूप में क्या है अस्तित्व में थे? धर्म महा, मात्र, धर्म स्थलीय, रज्जु की या फिर कंटक शोधन। यहाँ पर कौन कौन से जो न्यायालय थे, है ना, जो कोर्ट थे उस टाइम में
तो उन सबको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, उसमें से आपको देखकर बताना है जो कूट में दिए गए हैं आंसर उसको। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से थे दोस्तों, जो मौर्यकालीन व्यवस्था है उस टाइम में दोस्तों यहाँ पर क्या था, धर्म स्थीय है, ये आपका न्यायालय था, और कंटक शोधन है ये था। आपका धर्म महामात्र नहीं था, और रज्जुक है वो नहीं था दोस्तों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दोस्तों मौर्य काल के समय में दोस्तों जो न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायाधीश है वो कौन होता था, सम्राट होता था दोस्तों। यहाँ पर है ना, उस टाइम क्या थे, सम्राट ही क्या थे, जो सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो हुआ करते थे। इसके साथ में जो और न्यायालय है दोस्तों उसका जो प्रावधान भी रखा गया था बहुत सारा, जिसमें एक है आपका धर्मस्थली। धर्मस्थली में जो धर्मस्थली, इसकी तुलना दोस्तों हम जो आधुनिक दीवानी न्यायालय है, मतलब जो टैक्स विभाग है ना, जिसे हम लोग आधुनिक दीवानी न्यायालय से कर सकते हैं। यहाँ पर धन से संबंधित जो विवाद है उसका निपटारा है वो किया जाता था। जो दीवानी मामला था उसको टैक्स से रिलेटेड होता है, राजस्व से रिलेटेड, तो उसके लिए यहाँ पर धर्मस्थली उसका स्थापना किया गया था इस न्यायालय का। और कंटक शोधन है ना, कंटक शोधन, इसका तुलना हम लोग आज के टाइम में जो फौजदारी न्यायालय है उससे हम लोग इसकी तुलना है वो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपराधिक प्रकरण है उसका निपटारा है वो किया जाता है फौजदारी मामलों के अंतर्गत। ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार है वो पीएससी के द्वारा है वो प्री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 5वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन कौन से जो बौद्ध मौर्य शासक है दोस्तों जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। तो कौन कौन से जो मौर्य शासक है उनके ऊपर पूछा गया है, तो यहाँ पर इसको बताते हुए चलना है आपको। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है दोस्तों सही होगा, तो यहाँ पर देखिए जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे दोस्तों वो तो अशोक थे, है ना, अशोक है, और दशरथ है दोस्तों। चंद्रगुप्त है नहीं मानते थे, बिंदुसार है वो नहीं मानते थे। बिंदुसार है दोस्तों किसको मानते थे, तो आजीवक धर्म को है वो मानते थे। साथ में अशोक है वो बौद्ध धर्म को मानते थे, और दशरथ है वो मानते थे। तो आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा और चौथा। अशोक और दशरथ है दोस्तों वो क्या मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, है ना। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बराबर की पहाड़ियों में जो गुफाएं बनवाई थी दोस्तों, है ना, वो थी। और साथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था दोस्तों। और बिंदुसार है वो आजीवक संप्रदाय के क्या थे, अनुयायी थे। तो ये मुख्य पॉइंट है, इन सब चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। तो कौन सा अभिलेख है दोस्तों जो खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है, कालसी, गिरनार, सहबाजगढ़ी, मेरठ। तो कहाँ पर है दोस्तों जो खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है, जो अशोककालीन अभिलेख प्राप्त हुए हमें, उनमें से कौन सा सजा है जो खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है, पूछा गया है प्रश्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही होगा, सहबाज गढ़ी। अशोक का जो सहबाज गढ़ी अभिलेख है दोस्तों वो खरोष्ठी लिपि में है, और ये दोस्तों अभी कहाँ पर है, पाकिस्तान में है दोस्तों। कहाँ पर है, पाकिस्तान है, वहां पर ये है ना। तो इसको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 7वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय को जो मानने वाले थे दोस्तों वो थे बिंदुसार, है ना। मौर्य शासकों में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो चंद्रगुप्त है मौर्य, ये किसको मानते थे, जैन धर्म को मानता था दोस्तों, है ना। जैन धर्म को है ये मानते थे। बिंदुसार है अपन आजीवक संप्रदाय है उसको मानते थे। और जो अशोक है दोस्तों, ये अशोक और दशरथ ये दोनों क्या है, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उनके अनुयायी थे, है ना। और जो और आए बाद में परवर्ती जो मौर्य है उसमें जो शालिशुक है वो बौद्ध, और संप्रति ने जैन धर्म है उसको फिर से अपना लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 8वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा जो मौर्य शासक है दोस्तों जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या फिर दशरथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिंदुसार। बिंदुसार है ना, बिंदुसार को दोस्तों अमित्रोचेडस या फिर अमित्र घाट के नाम से है दोस्तों जाना जाता है। इसके अलावा इसको जो वायु पुराण है हमारे यहाँ पर उसमें जो व्याख्या मिला है दोस्तों उसमें भद्रसार जैन धर्म में सिंह सोन है उसको कहा गया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 9वां नंबर का क्वेश्चन है, मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अस्तित्व में था दोस्तों।
यहाँ पर मौर्य काल के समय में कौन सा है दोस्तों प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के रूप में अस्तित्व में था? तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी या फिर सारनाथ। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तक्षशिला मौर्य काल के समय में दोस्तों जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के या फिर शिक्षा के केंद्र के रूप में दोस्तों तक्षशिला है वो था, है ना, जिसको हम लोग अभी वर्तमान में ये जो स्थान है उसको पेशावर के नाम से जाते थे जो पाकिस्तान में, और उस टाइम ये प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। बाद में उसके बाद जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया, जो गुप्त शासक थे, है ना, गुप्त शासक थे, उनके समय में जो गुप्त शासक कौन थे? कुमार गुप्त, है ना, कुमार गुप्त, और है ना, ये थे कुमार गुप्त थे। उस टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय आया, उसके इनकी स्थापना किया गया कुमार गुप्त के द्वारा। वल्लभी में जो ये वल्लभी है दोस्तों, यहाँ पर वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल नरेश है, पाल नरेश है, ये धर्मपाल, है ना, धर्मपाल है, इनके द्वारा है वो इसकी स्थापना है वो किया गया था वल्लभी विश्वविद्यालय की। पाल नरेश थे, धर्मपाल, उनके द्वारा स्थापना किया गया था, है ना। नालंदा है उसको कुमार गुप्त के द्वारा, तक्षशिला है और मौर्य साम्राज्य के टाइम में था दोस्तों, है ना। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए चले। और ये जो सारनाथ है दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 10वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मौर्य काल में भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था? कौटिल्य ने, मेगास्थनीज ने, याज्ञवल्क्य ने या फिर हेरोडोटस ने कहा था? तो किसके द्वारा है दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है वो दिया गया था? जो 7 वर्गों में है उसको भारतीय समाज है उसको 7 वर्गों में विभाजित कर दिया था। तो ये किसके वाक्य थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, मेगास्थनीज के द्वारा है दोस्तों बोला गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने मौर्य प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और उनके कार्यों का वर्णन किया है? कौटिल्य, कल्हड़, मेगास्थनीज या फिर डियोडरस? तो किनके द्वारा है दोस्तों यहाँ पर बोला गया है मौर्य प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और उनके कार्यों का वर्णन है वो किनके द्वारा है वो किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल से हो जाएगा, कौटिल्य। कौटिल्य ने दोस्तों इनके जो अपने धर्म ग्रंथ है अर्थशास्त्र है ना, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के जन्मदाता कहलाते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, इसके जन्मदाता थे। ये मौर्य प्रशासन के द्वारा दोस्तों विभिन्न विभागों की स्थापना के साथ में उनके अधिकारियों का भी स्थापना किया और उसका वर्णन भी किया गया। इनका जो ग्रंथ है इकोनॉमिक्स, है ना, अर्थशास्त्र, उनमें इन्होंने 26 अध्याय दोस्तों, इकोनॉमिक्स में दोस्तों कितने हैं 26 अध्यक्ष और 18 तीर्थों के कार्यों का विस्तृत वर्णन है वो दोस्तों किया है। जो 26 अध्यक्ष है और 18 तीर्थ है इसे, है ना, उन सभी कार्यों का है पूरा विस्तृत रूप से वर्णन है इनके द्वारा किया गया है। अगला है नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों 12वां नंबर का, बेंजटाइन सीरिया के निम्नलिखित में से किस शासक से मौर्य सम्राट बिंदुसार ने मैत्री संबंध स्थापित किए थे? सेल्यूकस निकेटर, एंटियोकस प्रथम, थियोडोरस या फिर इरास्मस? तो इसमें से कौन सा आंसर है दोस्तों जो बिल्कुल सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जो सीरिया है दोस्तों, सीरिया के शासक है उनके द्वारा जो मौर्य सम्राट है बिंदुसार, उन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध है वो स्थापित किया था। वो कौन था? एंटियोकस प्रथम है, उनको किया था। मौर्य सम्राट है बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मित्रता कर सूखी अंजीर, मदिरा और दार्शनिक है वो इनके द्वारा है वो मांगे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी? कुणाल, बृहस्पति, बृहदत्त या फिर दशरथ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा है दोस्तों बृहदत्त की है वो हत्या की गया था और शुंग वंश की स्थापना है वो किया गया था। तो कब किया गया था दोस्तों? तो 185 ईसा पूर्व में दोस्तों, 185 ईसा पूर्व में दोस्तों मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहदत्त, उसकी हत्या किया और उसके ब्राह्मण सेनापति इन्हीं के जो क्या थे ब्राह्मण सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, उनके द्वारा क्या है शुंग वंश की स्थापना है वो फिर किया गया। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक महान निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है? जो सम्राट अशोक है दोस्तों वो कौन से प्राचीन राजवंश से क्या संबंधित है? हर्यक वंश से, शिशुनाग वंश से, मौर्य या फिर शुंग वंश से? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है दोस्तों, जो सम्राट अशोक है दोस्तों वो मौर्य साम्राज्य के क्या थे यहाँ पर प्राचीन शासक हुए हैं, राजवंश है उनमें से ये थे, है ना। चलिए अगला नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5 बार है दोस्तों पूछा गया है लगातार।
अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, इसको पूछा गया है। तो यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है, यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स है दोस्तों बुक है ना, इसके बारे में जो गलत स्टेटमेंट है दोस्तों उसको आपको पहचान करके बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो होगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर एक एक स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करते बिल्कुल सही बात है। राजा का क्या कर्तव्य होगा, किस प्रकार से वो शासन व्यवस्था चलाएगा, ये अर्थशास्त्र में कौटिल्य जी के द्वारा है पूरा विस्तृत है वो वर्णन किया गया है। और 60 में जो वहां पर न्यायालय की भी स्थापना किया गया था, है ना, जिसका जो मुख्य न्यायाधीश होता था वो राजा होता था, है ना। तो उनके पूरे कर्तव्यों के बारे में बताया गया। साथ में यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो उस समय जब आर्थिक जीवन है उसके बारे में यहाँ पर कोई नहीं किसी भी प्रकार का है नहीं वर्णन है वो या व्याख्या है नहीं किया कि वहाँ पर उस टाइम में जो न्याय व्यवस्था है उसको स्थापित किया गया था। और साथ में जो उन जो बड़े से लेकर छोटे अधिकारी थे, है ना, उन सब के बारे में यहाँ पर पूरा विस्तृत वर्णन है। इन जो अर्थशास्त्र दोस्तों इसमें जो क्या थे 26 अध्याय है और इसमें 18 तीर्थ है, उसके क्या है उसके बारे में पूरा क्या है वर्णन है वो किया गया है ना। साथ में यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये पॉलिटिक्स के बारे में भी क्या राजनीति के द्वारा इसको स्थापित भी करता है और वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है कि किस प्रकार से कैसे जब अगर आर्थिक संकट आया तो उसको किस प्रकार से निपटारा किया जा सकता है, उनके बारे में यहाँ पर इसमें भी व्याख्या है वो किया गया है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी है दोस्तों ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बाकी ए सी और डी ये बिल्कुल तीनों सही है और बी वाला है आपका गलत है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष नंद वंश के किस शासक से हुआ था? महानंद, महापद्मनंद, घनानंद या फिर दयानंद। तो नंद वंश के जो कौन से शासक थे दोस्तों जिसके द्वारा है जो चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने संघर्ष किया युद्ध किया और है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर घनानंद है, इनके द्वारा क्या है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासक घनानंद है उसको पराजित कर मौर्य वंश की है दोस्तों नींव है वो रखी थी और फिर मौर्य साम्राज्य को आगे बढ़ाए थे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म में धर्म परिवर्तन किया था दोस्तों? मगध युद्ध, झेलम युद्ध, कलिंग युद्ध या फिर कर्नाटक युद्ध। तो ऐसा कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों जो जिसने पूरा अशोक को इतना प्रभावित किया कि वो बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपना जो धर्म था उसको परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों कौन से युद्ध के बाद किए थे? तो ये था दोस्तों कलिंग का जब युद्ध हुआ था, है ना। कलिंग का युद्ध हुआ था कब? 261 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में यहाँ पर कलिंग का युद्ध हुआ, है ना। अशोक है वो क्या थे, सम्राट अशोक जी थे, वो साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीतियों और उनको पालन करते थे। साथ में सामरिक हितों की पूर्ति के लिए दोस्तों कलिंग पर क्या किया आक्रमण किया और है ना इस आक्रमण किया और वहां पर बहुत ही ज्यादा नरसंहार हुआ था, जिसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया दोस्तों। इतने सारे जो नरसंहार है उसको देखने के बाद क्या उसको शांति चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया बौद्ध धर्म को है वो अपना लिया। साथ में इसके बारे में जो पूरा तरीके से व्याख्या है कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो जो सम्राट अशोक है उनके 13वें शिलालेख है उसके बारे उसमें इसके बारे में ये बताया गया है कि उन्होंने कलिंग का युद्ध है वो किया। उसके बाद युद्ध के बाद अशोक का मन है वो द्रवित हो उठा था और उसके बाद उन्होंने क्या है बौद्ध धर्म है उसको ग्रहण कर लिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न है, मौर्य सम्राट बिंदुसार ने निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर आजीवक धर्म। तो यहाँ पर बिंदुसार है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। मौर्य सम्राट बिंदुसार है वो आजीवक संप्रदाय का क्या था अनुयायी था और मुखली पुत्र गोशाल है इसके क्या थे संस्थापक थे। अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में उपभोक्ता संरक्षण का प्रावधान है? सुश्रुत संहिता, अर्थशास्त्र, पुराण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए, प्राचीन साहित्य में उपभोक्ता संरक्षण का प्रावधान है वो क्या है? सुश्रुत संहिता, अर्थशास्त्र, पुराण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों अर्थशास्त्र, है ना। यहाँ पर दोस्तों अर्थशास्त्र में ही दोस्तों प्रथम बार क्या उपभोक्ता संरक्षण का उल्लेख है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर का, गांवों की शासन स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? कुषाणों ने,
द्रविड़ों ने, आर्यों ने या फिर मौर्यों ने? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। जो स्वायत्त शासित पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात है वो किसने किया था? कहाँ पर? जो गांव है, ग्रामीण है, वहां पर, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, मौर्य साम्राज्य है दोस्तों, है ना। भारतीय इतिहास में जो सर्वप्रथम गांवों को स्वायत्त देने की प्रथा है दोस्तों, वो मौर्य काल से है वो शुरू किया गया था और वहीं से इसके बारे में जानकारी है वो प्राप्त हुआ है। साथ में जो चोल शासक है द्वारा, उनके द्वारा भी इसको स्पष्ट प्रमाण है वो मिलते हैं और उनके द्वारा भी जो जो चोल शासक थे उनके द्वारा भी दोस्तों स्वायत्त रूप से जो शासन करने की व्यवस्था है वो गांव ग्रामीण क्षेत्र है, उसके लिए भी उनके द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 22वां नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी सम्राट अशोक की शासन काल की प्रमुख घटना थी जिसने उनके संपूर्ण जीवन को बदल दिया? झेलम की लड़ाई, कलिंग युद्ध, वैशाली पर आक्रमण या फिर प्रथम बौद्ध संगीति? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, कलिंग का युद्ध दोस्तों, है ना। कलिंग का जब युद्ध हुआ था, है ना, कलिंग का युद्ध हुआ तो दोस्तों उसका जो सम्राट अशोक है दोस्तों, उनका भारी नरसंहार होने की वजह से उसका मन है वो द्रवित हो गया और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म है दोस्तों उसको अपना लिया था। तो आपका ऑप्शन बी है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, कलिंग युद्ध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23वां नंबर का, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पर श्रेणीय कुछ कारसारपण, पैठन और कल्याण दिया है, सिक्का, बाजार, बंदरगाह, व्यापारी संघ है ये दिया है। तो इसको आपको सुमेलित करना है और इसका जो राइट आंसर बनेगा कूट में दिया है उसको आपको बनाते हुए चलना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जो व्यापारी हैं और उनकी जो श्रेणियाँ हैं वो और जो उनके सिक्का हैं उनको आपको मिलान करते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पर जो श्रेणियाँ दिया गया है ना, श्रेणियाँ दिए गए हैं दोस्तों वो किस में आ जाएगा? यहाँ पर आपका जो श्रेणियाँ है वो व्यापारी संघ है, इसमें आ जाएगा। कारसारपण है दोस्तों, ये है आपका पहला नंबर है, ये कारसारपण क्या है? सिक्का है। पैठन है, ये क्या है दोस्तों? ये पैठन है, ये आपका बाजार है, पैठन बाजार को पैठन बोला जाता था। और कल्याण है दोस्तों, इसको बंदरगाह है वो बोला जाता था। मौर्य काल में जो व्यापारिक संघ की जो श्रेणियाँ है दोस्तों वो थी, चांदी के सिक्के को, ये जो चांदी का सिक्का होता था उसको कारसारपण कहा जाता था, है ना। और कल्याण एक क्या है? प्रसिद्ध बंदरगाह था दोस्तों। और पैठन को हम एक प्रसिद्ध बाजार के रूप में है दोस्तों जानते हैं, है ना। तो ये आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, यूनानी लेखकों ने किसे अमित्र घात कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंबिसार को, अजात शत्रु को, अशोक को या फिर बिंदुसार को? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ई है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर बिंदुसार जी है दोस्तों जो यूनानी लेखक है ना। प्रसिद्ध यूनानी लेखक कौन थे? फ्लिट, है ना। कौन थे दोस्तों? फ्लिट थे, है ना। प्रसिद्ध यूनानी लेखक थे ये फ्लिट, उनके द्वारा दोस्तों बिंदुसार को दोस्तों अमित्रोचेडस, है ना, अमित्रोचेडस की क्या है? अमित्रोचेडस है वो कहा गया था, अमित्रोचेडस है जिसको अमित्र घात कहा गया। और इसका क्या अर्थ होता है? जो अमित्रोचेडस है दोस्तों उसका अर्थ क्या था? शत्रुओं का वध करने वाला होता है दोस्तों। ये किसके द्वारा बोला गया था? फ्लिट के द्वारा है वो बोला गया था, जो प्रसिद्ध यूनानी लेखक थे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 25वां नंबर का है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कलसी, रुमिनदेई, विशिष्ट कलिंग राजाधीश या फिर मासकी? तो कौन सा जो अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है दोस्तों वो कहाँ से मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, मास्की। यहाँ से दोस्तों है ना एक ऐसा राज्य देश है जहाँ पर अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है वो मास्की से है वो प्राप्त किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? चोल राजवंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश या फिर पल्लव वंश? तो कौन से जो राजवंश थे दोस्तों जिन्होंने क्या है जो मिस्र और सीरिया उन दोनों से है दोस्तों राजकीय संबंध है वो स्थापित किए हुए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों मौर्य साम्राज्य है, जिनके द्वारा दोस्तों सीरिया से भी मित्रता किया गया था और मिस्र के साथ भी राजकीय संबंध है वो स्थापित किए गए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईसवी सन के पूर्व के कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? महापद्मनंद ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने या फिर रुद्रदामन ने? तो ईसा पूर्व के दोस्तों है ना, ईसा
सन ईसवी सन के पूर्व मतलब ईसा पूर्व में पूछ रहा है ना, ईसवी में नहीं, शताब्दी वर्ष में नहीं, ईसा पूर्व में पूछा है, मतलब पहले के टाइम में है ना। तो उस टाइम में यहाँ पर कौन सा जो शासक हुए जिन्होंने जल संसाधन व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान है वो दिया था। तो यहाँ पर इसका देखिए जो ऑप्शन दिए गए उसमें आपको कूट है उसको मिलान करते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक तो चंद्रगुप्त मौर्य है, इन्होंने क्या है जल संसाधन व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया। साथ में सम्राट अशोक थे, ये भी जल संसाधन विभाग की ओर दिए। और रुद्रदामन है दोस्तों, इसने दिया था। महापद्मनंद है दोस्तों, इसने कोई विशेष ध्यान है वो नहीं दिया। जो मौर्य शासक थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जल संसाधन व्यवस्था को ध्यान रखते हुए दोस्तों गिरनार पर्वत में सौराष्ट्र गवर्नर थे उस टाइम, कौन थे? पुष्यगुप्त द्वारा, उनके द्वारा क्या है सुदर्शन झील का है वो निर्माण करवाया गया, जिसे अशोक के महामात्य यवनराज तुषास्प ने पुनः निर्माण कराया। और शक शासक थे रुद्रदामन ने दोस्तों 130 ईस्वी में दोस्तों, ये जो रुद्रदामन है 130 ईस्वी में दोस्तों क्या है आसपास इसका जीर्णोद्धार करवाया। और साथ ही स्कंदगुप्त ने भी दोस्तों जीर्णोद्धार का कार्य वो पूर्ण करवाया था। तो इसलिए ये चंद्रगुप्त ने शुरू करवाया था, है ना। जो गिरनार पर्वत है वहीं पर क्या है सुदूर झील का है उस निर्माण कार्य है वो कराया गया। उसके बाद जो इसके महामात्य है अशोक के महामात्य थे, है ना, यवनराज तुषार, उनके द्वारा पुनः निर्माण कराया गया। और फिर जहाँ साथ में जो रुद्रदामन है उनके द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। और साथ में एक और व्यक्तित्व है जो स्कंदगुप्त, उनके द्वारा भी इसको फिर से जीर्णोद्धार है वो कराया गया। और जल संसाधन व्यवस्था को है वो सुचारू रूप से चलाया गया था। लेकिन पद्मानंद है किसी प्रकार से इसमें कोई कार्य है वो नहीं किए थे। तो आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 28वां नंबर का प्रश्न है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला व साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो मौर्य नरेश के बारे में है जो सही कथन है दोस्तों उसको बताना है। यहाँ पर उन्होंने विकास किया था, किस चीज का विकास किया था दोस्तों? तो केवल एक, केवल दो, केवल एक, दो, तीन, या फिर केवल एक, तीन एवं चार। तो कौन कौन सी चीज है जिसके बारे में यहाँ पर जो मौर्य नरेश है उनके द्वारा विकास कार्य है वो किए गए हैं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों, देखिए संस्कृति, कला व साहित्य है, इसका है दोस्तों इनके द्वारा विकास किया गया था। साथ में जो सोने के सिक्के दोस्तों इनके मौर्य साम्राज्य के टाइम में नहीं चलाया गया था। प्रांतीय विभाजन है इनके द्वारा किया गया था। और हिंदू कुश तक है इनका साम्राज्य है वो फैला हुआ था। भारत में सोने के सिक्के दोस्तों कौन चलाया था दोस्तों? जो इलेक्ट्रोबैक्टीरियन यवन थे दोस्तों, है ना, यवन शासक है, उनके द्वारा है यहाँ पर जो सोने के सिक्के पहली बार है वो भारतीय इतिहास में चलाए गए थे, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का मतलब मौर्य साम्राज्य में, है ना। तो इस प्रकार से देखिए केवल एक, तीन एवं चार है वो सही हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका गलत रहेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 29वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौराष्ट्र में नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने कहा जाता है कि प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण कर तो कौन से प्रसिद्ध शासक हुए थे दोस्तों मौर्य साम्राज्य में जिनके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण है वो कराया गया था? पुष्यगुप्त, पुष्यमित्र, पुष्यभूत या फिर पुष्यवर्मन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो सुदर्शन झील है दोस्तों उसके क्या किया गया था, ये पुष्यभूति है दोस्तों, इसका करेक्ट है। सुदर्शन झील है दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा है दोस्तों जल संसाधन व्यवस्था उसको स्थापित करने के लिए दोस्तों, है ना, जो सौराष्ट्र के गवर्नर थे पुष्यगुप्त, है ना, जिसको हम पुष्यभूति के नाम से पुष्यगुप्त है ना, उनके उनके द्वारा क्या गया सुदर्शन झील का क्या दोस्तों निर्माण कार्य है वो करवाया गया था, है ना। जो इसके जो निर्माण करता थे सुदर्शन झील है दोस्तों, सुदर्शन झील है उसके निर्माण करता कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर वहां के जो राज्यपाल थे दोस्तों पुष्यगुप्त, उनके द्वारा है दोस्तों किया गया था। पुष्यगुप्त के द्वारा है यहाँ पर किया गया था। जो नहर का निर्माण कराया गया था दोस्तों, नहर निर्माण कराया गया अशोक के महामात्य थे यवनराज तुषाप है, उनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर नहर का निर्माण कराया गया। साथ में उसके बाद जो पुनरुद्धार किया गया था जिसको जीर्णोद्धार वो शक शासक थे रुद्रदामन, उनके दरबारी कवि थे, दरबारी थे सुविशाख, उनके द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। फिर से एक बार पुनरुद्धार किया गया दोस्तों जो सौराष्ट्र के गवर्नर पुत्र चक्रपालित है उनके द्वारा स्कंदगुप्त के आदेश से दोस्तों, है ना, स्कंदगुप्त के आदेश से सौराष्ट्र के गवर्नर थे पुत्र चक्रपालित, उनके द्वारा कराया। तो ये चार व्यक्तित्व है दोस्तों जिन्होंने क्या है सुदर्शन झील है वो से में काम है वो कराए थे, है ना। तो निर्माणकर्ता के रूप में आपका चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएगा। फिर अशोक है उसके महामात्य थे यवनराज तुषाप, उनके द्वारा नहर निर्माण कराया गया। फिर पुनरुद्धार कराया गया, शक शासक थे रुद्रदामन, उनके द्वारा कराया गया। और फिर से एक बार जीर्णोद्धार कराया गया स्कंदगुप्त के समय में। और तो स्कंदगुप्त ने जैसे आदेश दिया अपने सौराष्ट्र के गवर्नर
उन चक्रपालित उनको है बोला गया, उसके बाद फिर उन्होंने जीर्णोद्धार है वो कराया। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर है देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन का। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है? अशोक के अभिलेख, दीपवंश, महावंश या फिर दिव्यांश। तो यहाँ पर कौन कौन सा है दोस्तों जो करेक्ट सही है चयन है उनका करते हुए जाना है। तो इसका देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो एक हो जाएगा आपका दीपवंश और महावंश है। इन दोनों के जो अभिलेख है दोस्तों है ना, अशोक के जो राज्यकाल में जो तृतीय बौद्ध संघ थे जो दोनों स्रोत है के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से, दीपवंश से और महावंश से ही दोस्तों इसके बारे में है जानकारी है वो मिलते हैं। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। साथ में अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।